माय वॉइस इज क्लियर टू यू और नॉट? आ रही सबको आवाज अच्छे Yes, से? sir. Yes, sir, clear है. ओके, गुड Yes. गुड। सो गाइज, हम लोग कंपटीशन लॉ डिस्कस करने के लिए लोग इकट्ठा हुए। अर्ली वी विल हैव क्लास ऑन सम डेज, वो फिक्स कर लेते हैं। एक तो फैकल्टी में आप सब लोगों को पता ही है। और सैटरडे को अगर आप लोगों का नहीं हो तो सैटरडे को भी रख सकते हैं। वेंसडे आल्सो आई एम फ्री, सो ऑन वेंसडे आल्सो वी कैन अरेंज ए क्लास। तो इस तरह से वीक में 3 क्लास या 4 क्लास हम लोग रख सकते हैं। और कंपटीशन लो तो पूरा सिलेबस हम थ्रू आउट सेमेस्टर करके डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? Yes, sir. आप सब लोग जिस हिसाब से एग्री करोगे उसी हिसाब से देख के ना क्लासेस हम फिक्स कर लेंगे। और ऑनलाइन तो अच्छा मीडियम है, वी कैन फिक्स क्लास एट एनी टाइम। मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, थोड़ा इवनिंग में भी कर देंगे, नाइट में भी कर देंगे। तो उस हिसाब से हम कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा। जो कंपटीशन लॉ आपका पेपर है, सो ये पेपर ऑप्शनल है, आप सबको पता होगा जैसे कि। सो ऑप्शनल पेपर जब एक स्टूडेंट इलेक्ट करता है तो उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं कि भाई मैं इस ऑप्शनल पेपर को क्यों इलेक्ट करूं। कुछ का रीजन होता है कि ऐसा पेपर इलेक्ट करूं जिसमें मार्क्स मुझे ज़्यादा अच्छा मिले। कुछ थोड़े आरामदायक स्टूडेंट होते हैं कि ऐसा पेपर ऑप्ट कर लेते हैं जिसमें सिलेबस छोटा हो, है ना? Yes, sir. और हाँ, और कुछ लोगों का होता है कि कुछ न्यू डायमेंशन ऑफ द लीगल स्टडीज, एक अलग ही डायमेंशन मिले लॉ के फील्ड में। सो लोग आईपीआर इलेक्ट करते हैं, लोग कंपटीशन इलेक्ट करते हैं, लोग और अलग सब्जेक्ट इलेक्ट करते हैं, उनको जाना होता है। सम स्टूडेंट्स हु आर कैरियर ओरिएंटेड, they elect such subject which provides them another career option or career opportunity. So ये 5-6 कंसिडरेशन होती हैं एक स्टूडेंट्स के पास while electing an optional subject. एंड लॉ फैकल्टी में हम एक सेमिनार करवाते हैं हर बार, so that student can well acquainted with the subjects which he want to opt। और उसमें रिस्पेक्टिव टीचर उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा ब्रीफ करता है, उसका कैरियर पर्सपेक्टिव, सिलेबस, इम्पोर्टेंस और ये सारी चीज़ें बताता है। अब यहाँ पे आप लोग भी जब ये कंपटीशन लॉ को इलेक्ट किया होगा तो यही सारी कंसिडरेशंस के साथ किया होगा। जैसे कि एक सब्जेक्ट होता है रेंट कंट्रोल एक्ट। और व्हेन आई वाज आल्सो इन द एलएलबी, हम लोगों ने भी रेंट कंट्रोल इसीलिए चुना था कि उसका सिलेबस छोटा है। एक सेक्शन होता है उसमें ग्राउंड्स ऑफ इविक्शन, कि टीनेंट जो होता है उसको किस ग्राउंड पे बाहर निकाला जाए लैंडलॉर्ड। और वो बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्शन है। और वहीं से 2-3 क्वेश्चन तो वहीं से बन जाते हैं। ऐसा करके लोग ऑप्ट करते थे रेंट कंट्रोल को। लोग आईपीआर ऑप्ट करते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में उनको एक नया डायमेंशन मिलेगा पढ़ने के लिए। इसी तरह से लोग कुछ सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं कि उनको कैरियर पर्सपेक्टिव मिलेगा। एंड यू गाइज आर वेरी लक्की कि ऐसा पेपर चुना है जिसमें ये सारे एस्पेक्ट हैं। कंपटीशन लॉ का सिलेबस भी रिलेटिव बहुत छोटा है, तोड़ ताड़ के हमने 7 यूनिट बनाई हुई है तो काम 5 यूनिट्स का ही, लेकिन
7 यूनिट की हुई हैं। सो रिलेटिव सब्जेक्ट बहुत छोटा है। और कंपटीशन लॉ में हम कंपटीशन एक्ट पढ़ेंगे, कंपटीशन एक्ट 2002। और कंपटीशन एक्ट में केवल 3 ही ऑपरेटिव सेक्शंस हैं। दैट मीन्स द होल कंपटीशन लॉ इज बेस्ड ऑन दीज 3 सेक्शंस। ये 3 सेक्शन सब्सटेंटिव हैं। ये 3 सेक्शन 3 एक्टिविटीज को प्रोहिबिट करते हैं, 3 एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं। एक है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, सेकंड है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, एंड थर्ड है कॉम्बिनेशन, जो हमारा बोलते हैं अमलगमेशन, एक्विजिशन, होल्डिंग एटसेट्रा। और बाकी सारे प्रोविजन हैं वो किसी ना किसी तरह से प्रोसीजरल ही है। सो यही ऐसा एक सब्जेक्ट है वेर यू विल फाइंड दैट वन चैप्टर बेस्ड ऑन वन सेक्शन। कंपटीशन लॉ का चैप्टर 3 एक ही सेक्शन पे है, सेक्शन 3 पे। चैप्टर 4 एक ही सेक्शन पे है, सेक्शन 4 पे। चैप्टर 5 एक ही सेक्शन पे है, चैप्टर 6 पे। और जो लीनियंसी वाला है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, उसमें 2 एस्पेक्ट है, लीनियंसी और एडवोकेसी। सो लीनियंसी एक ही सेक्शन 46 एंड एडवोकेसी दूसरा सेक्शन 49। सो कुल मिला के बहुत ही इंटरेस्टिंग और शॉर्ट ब्रीफ सब्जेक्ट के ब्रीफ सिलेबस के साथ ये सब्जेक्ट है। सेकंड एस्पेक्ट, that how much marks a student can fetch in the examination. So उस लिहाज से भी this subject is, you know, will fulfill your dream, because लास्ट ईयर मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया था तो एक मेरे स्टूडेंट्स के मोर देन 80 मार्क्स इसमें थे। दैट मीन आप एटलीस्ट 60 से प्लस इसमें स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने ठीक से क्वेश्चन लिखा तो 60% की तो गारंटी मैं दे देता हूँ आप लोगों को। 60 से नीचे नहीं आएगा। अगर आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ठीक से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, सो मोर देन 60%, दैट मीन मोर देन 60 मार्क्स यू कैन वेरी वेल गेट। ओके, नेक्स्ट है कैरियर एस्पेक्ट से। सो जो कंपटीशन लॉ हमारा जो है, कंपटीशन लॉ यू कैन नॉट कंपेयर इट विद द आईपीसी और सीपीसी, criminal and civil law, because here there is no regular court. This law is the branch of economic law. This law applies to the market enterprises. This law regulate market, and here the executing authority is the Competition Commission of India, CCI. And CCI has the head office in Delhi. Now how much, or you can say how effective career you can make, you can imagine the power of the CCI to impose the penalty. आईपीसी में पेनल्टी के मामले में कितना है, 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, 5000 रुपीज। सिविल केसेस हैं दिल्ली में तो पेक्युनरी जुरिडिक्शन होता है, अप टू सम एक्सटेंट लोअर कोर्ट विल हैव जुरिडिक्शन, देन द सेशन कोर्ट विल हैव द जुरिडिक्शन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एंड फाइनली up to one limit the Delhi High Court have the jurisdiction. वो भी कुछ करोड्स में होगा। बट हियर अंडर सेक्शन 27B, Competition Commission of India can impose the penalty on a company up to the 10% of the
average turnover of that company. And in some of the cases, you will find that the penalty is 1600 crore, 2000 crore, 5000 crores. अब ये बता क्यों रहा हूं? Because if this much of the penalty can be imposed an enterprise, that particular company, to save himself, will hire a lawyer, will hire a legal expert who can defend them, who can put their case in such a manner that this penalty can be avoided. समझ रहे हो? सो अगर यहाँ पे आप एक प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो या इस फील्ड में जाते हो, तो आपकी कमाई का कोई अंदाजा नहीं है। और ये कोई ऐसा नहीं कि झूठ के मैं सपने दिखा रहा हूँ, यू कैन वेरी वेल इमेजिन। ओके, नेक्स्ट एस्पेक्ट होता है कि like IPR, intellectual property rights, that gives a different dimension. You read the whole jurisprudence related to intellectual property rights. Here also there is a whole jurisprudence related to economic law. And then there is connectivity with the international trade. There is an institute in the Delhi related to international trade. There is some connection with the business, commerce aspect. And so this subject is very important, a connecting gap, you can say, with the other subjects also. Because as I said, that this law, this piece of legislation is the piece of the economic law. And so maybe there are some lawyers who not even aware about what competition law is. पूछेंगे क्या होता है competition law में? Okay, so it provides different dimension also. And so the subject you have opted will fulfill all your expectation that you had during opting this subject. इसके अलावा किसी के अगर कोई एक्सपेक्टेशन थी इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करने से पहले, तो वो भी मुझे पूछ दे, मैं उस पर बता सकता हूँ। सुमित, सुमित कॉल, मिस्टर सुमित। यस सर। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी, क्यों चुना आपने ये सब्जेक्ट? So basically because it is related to corporate law. वेरी गुड। कई बार स्टूडेंट ऐसे भी चुन लेते हैं कि दोस्त क्या कह रहा है उसी के हिसाब से चुन लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कोई? यस सर, मैं हूँ सर। यस सर, मैं भी हूँ। अगर ऐसा हो भी ना, तो इंटरव्यू में या किसी के सामने बताते नहीं है। ये बड़ा मूल मंत्र है, आपकी जो भी कमी हो, हमेशा अगले को ऐसा दिखाओ कि वट एवर एक्शन यू टेकन, दैट वाज टेकन आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन। ऐसा नहीं कि आप कैजुअली एक्शन लेते हो। जब आप जुडिशियरी या और किसी के इंटरव्यू के बिफोर भी अपीयर होगे, तो वहां पे भी कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं जैसे आप पूछोगे ये क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, लेकिन उसका रीजन यही है कि क्या आप ऐसे क्वेश्चन का जवाब भी रीजन के साथ दे सकते हो। आपसे पूछ ले कोई जुडिशियरी के इंटरव्यू में कि जज क्यों बनना चाहते हो, एक बार तो अंदर से मन खींच जाएगा, यार ये भी कोई क्वेश्चन हुआ, जज क्यों बनना चाहते हो, नहीं समझे? लेकिन आपको जवाब ऐसा देना है कि अगले को पसंद आए कि कोई सब्जेक्ट आपने क्यों ऑप्ट किया, कोई कोर्स आपने क्यों किया, उसके पीछे ना थोड़ा सा कोई भी रीजन रहा हो, लेकिन आपको मजबूरी के बजाय आपको ऐसा बताना है कि आपका उसके प्रति क्या नजरिया था, क्या पर्सपेक्टिव था। तो
अब तो सब्जेक्ट आपने ऑप्ट कर लिया, अमरेंद्र ने भी ऑप्ट कर लिया, तो अब तो यही बताओ कि सर यही था कि हमें इस प्रैक्टिस में जाना है, मार्क फेचिंग सब्जेक्ट है। हाँ, इस तरह से आप बता सकते हैं, ठीक है। ओके, यस सर। यस ठीक सर। है। सर अब इंटरेस्टिंग लग सर जुडिशियरी वाली पॉइंट पे क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ जी, सर ये जुडिशियरी कोई बने कोई पूछे कि जज क्यों बनना चाहते हो तो इस पे क्या बोलना चाहिए? आप बताओ पहले। सर मेरे अनुसार सर लॉ करने के बाद अच्छा करियर है वहाँ पे और नहीं ज़्यादा नहीं, जस्टिस दे सकते हैं। ऐसे 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 भी नहीं बताना है कि सर पैदा ही हो गए तो सोचे कुछ काम ही कर लेते हैं, ऐसा आंसर नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जो इंस्पायरिंग हो, जो लगे कि आप कुछ कर रहे हो। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ कि 3 मूर्ति वाले होते हैं जो पत्थर से मूर्ति बनाते हैं। आपने कभी देखा होगा कि जब पत्थर से मूर्ति बनाते हैं तो पत्थर का डस्ट काफी उड़ता है, आदमी पूरा सफेद ही हो जाता है, पत्थर के साथ बैठ के उस भगवान की मूर्ति को तराशता है। तो एक राहगीर पूछता है एक आदमी से कि आप क्या कर रहे हो? तो कह रहा भाई साहब कुछ नहीं कर रहा, पत्थरों में सर फोड़ रहा हूँ। बनाता वो भी मूर्ति है। तो उसने ऐसा जवाब दिया। दूसरे से पूछता है कि क्या कर रहे हो? कहता है कि भाई मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मूर्ति बनाने का काम है। और तीसरे से पूछता है तो वो कहता है कि मैं तो भगवान की सेवा कर रहा हूँ, भगवान की मूर्त बना के समाज के सामने रखता हूँ। तो काम तीनों कर रहे हैं, लेकिन आपका जवाब क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। सो आपने लॉ किया, बट जज इज नॉट द नेचुरल corollary that after completing LLB everyone should go for judiciary. There are so many fields. Some prefer advocacy, some prefer government job so they can opt different other things. गवर्नमेंट में आईपीआर से ही रिलेटेड जो ट्रेडमार्क और पेटेंट के ऑफिसेस होते हैं वहां पे भी होते हैं। बैंक्स और सारे जो पीसीयू हैं उसमें लीगल ऑफिसर होते हैं, कंपनीज के अंदर भी लीगल ऑफिसर होते हैं, फर्म्स होती हैं लॉ की उसमें भी लोग वो होते हैं। और जुडिशियरी कईयों का ड्रीम होता है, हायर जुडिशरी होता है, तो वो स्टार्ट करते हैं हाई कोर्ट वगैरह से प्रैक्टिस करने के बाद में कि हम 10-20 साल बाद में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि लॉ किया तो जुडिशियरी एकमात्र ऑप्शन है। एंड इसलिए जो एग्जामिनर है, जो आपका इंटरव्यूअर है, वो जानना चाहता है कि आप जो है क्या क्या सोच के इसमें किए जाए। उसमें अगर आप ये दिखाते कि बिल्कुल इस तरह की मजबूरी टाइप का क्वेश्चन आंसर देते हैं, या ऐसा जो मतलब बिल्कुल एनर्जी लेवल ही आपका लो दिखाता है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव सा काम नहीं करता। होता है ना, कई बार किसी आदमी से मिलते हैं तो बिल्कुल एनर्जी सा भर देता है, और किसी से मिलो कितना भी ऊंचे ओहदे का आदमी हो बट वेरी लो इन एनर्जी। सो सिमिलर कॉन्सेप्ट इज हियर। whenever someone asks you, एंड व्हेन आई वाज स्टूडेंट, मैं भी आप लोगों की तरह ही कुछ साल पहले सीएलसी में स्टूडेंट था। सो ड्यूरिंग प्रिपरेशन एंड उसके बाद में भी काफ़ी चीज़ें देखी। जिन लोगों को हम सोचते थे कि ये कभी जज नहीं बनेंगे, नाउ दे आर जज और सम अदर ऑफिसर्स। एंड जिन लोगों को हम सोचते थे कि बहुत इंटेलिजेंट, बहुत डिसेंट थे वो नहीं भी बन पाए, हो सकता है फ्यूचर में वो भी अच्छा करेंगे। और कुछ लोग ऐसे थे जो बड़े लो एनर्जी के रहते थे, कुछ लोग ऐसे थे प्री हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू में नहीं हुआ, आप फिर पूछ रहे हो क्या करना है, जुडिशरी करना है, वेरी वेरी क्लियर अबाउट देयर टारगेट। ठीक है। सो आंसर कुछ भी हो सकता है, आंसर बहुत इंस्पायरिंग भी आंसर हो सकता है, और आंसर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपसे पूछे कोई कि आप जुडिशरी में ही क्यों आना चाहते हैं। अगर ऐसे भी ना कहे कि वो कहे कि भाई लॉ के बाद में तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, सो व्हाई यू ऑप्टेड ओनली फॉर जुडिशरी, तो आपका आंसर कई तरह से हो सकता है, आदमी टू आदमी वेरी करता है। लेकिन कोई इस तरह से भी आंसर दे सकता है इसको कि सर आफ्टर ग्रेजुएशन आई डिड LLB to join judiciary,
अब यहाँ पे कई सिचुएशन हो सकते हैं, जैसे एक मेरा दोस्त था, उसके फादर जो थे वो कोर्ट में ही थे. That my father was in the court, and from the childhood I used to go to the court and I saw the decorum of the court, the respect a judge gets. That inspired me from the childhood, and I wanted to become a judge. That's why I did LLB, and I'm here before you. अब किसी के घर में ऐसे लीगल फील्ड से नहीं है तो वो दूसरी तरह किसी से जोड़ के कर सकता है, लेकिन ये दिखना चाहिए कि दिस इज नॉट योर कैजुअल डेस्टिनेशन. You desire to become the judge, that's why you are before the interview board. Not a casual affair. ऐसे ही नहीं उठ के आ गए, मुंह धो के आ गए कि सब लोग मैं करके जज बन रहे तो मैं भी आ गया. नहीं, जज का जो पैशन आप दिखाओ, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी डेडिकेशन और कमिटमेंट, जो आपका वर्क जो है, how you can do for the betterment of the society, how much you are committed for doing the justice, the change that you want to brought in the society. So all these things you can show. बड़े words होते हैं लेकिन अच्छे भी लगते हैं, और somehow it is related to, because if someone asks me, and if I simply say that I am the professor here because मुझे नौकरी तो करना ही है, so that cannot be answered, because that is not something, वो मैं कभी फ्रस्ट्रेशन के साथ या कोई बोल सकता है, बट ये आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज पैसे तो बहुत सारे प्रोफेशन है कमाने के ना. वी ऑप्ट वेयर वी फील कंफर्टेबल, वी ऑप्ट ए पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन वेयर वी हैव पैशन अबाउट दैट. अगर हम पैशनेट नहीं होंगे उस प्रोफेशन के बारे में तो कुछ समय बाद में थोड़ी विरक्ति होगी और आपको छोड़ना पड़ जाएगा. There are so many examples. जज की काफी बड़ी पोजीशन होती है समाज में, वो सब लोग तैयारी करने चले जाते हैं. हम लोग भी ऐसे आप लोगों की तरह तैयारी करने चले गए. काफी जगह दिया, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, ऊपर तक पहुंचे भी. फाइनली हरियाणा में एडीए की पोस्ट पे मैं थ्रू कमीशन अपॉइंट भी हुआ. But after 2-3 months, I lost, faith in the work, because वो पैसन नहीं आ रहा था. वो पैसन क्या था कि in the court everyone wanted to get relief. वहां पे लॉ से कंसर्न कोई नहीं है, सब अपने आप में ज्ञानी है, समझ रहे हो. एंड देन आई थॉट कि जब मैं अपने दोस्तों को पढ़ाता था और जो मैं पैशन गेट करता था, it is better to return back to that profession. And then I resigned. The governor of government of Haryana, he was reluctant to accept my resignation, but after some attempts, finally he accepted, and then I joined here. बहुत सारे जुडिशरी में हैं, अपने लॉ फैकल्टी में भी हैं, बाकी जगह पे भी हैं. वो जज थे कई जगह पे, बाद में छोड़ के आ गए. तो इसलिए जो है ना, थोड़ा पैशन जरूर होना चाहिए. और अभी आप स्टूडेंट हो, आपको जो भी ऑप्शन चुनना है वो बहुत ध्यान से चुनो, बिकॉज ज़्यादा मेरी उम्र नहीं है, बट इतना तजुर्बा है, मैंने देखा है. जिन सब्जेक्ट्स को हम लोग 11th-12th में सोचते थे इन सब्जेक्ट्स का क्या वैल्यू है, कोई मतलब नहीं है, वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे फील्ड पे हैं, बहुत अच्छे जा रहे हैं. जैसे हिंदी एक सब्जेक्ट होता है, हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, लोग सोचते हैं यार हिंदी में क्या कैरियर है, लेकिन सोचो हिंदी का डिपार्टमेंट है, उसमें उसी लेवल का पीएचडी, उसी लेवल का चीज, जो भी प्रोग्राम होता है कंपेयरिंग के लिए उन्हें बुलाया जाता है, जो एंकरिंग वगैरह के लिए, पत्रकारिता में, न्यूज चैनल्स में, और इंडिया के बाहर जैसे फिजी वगैरह, वहाँ बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होते हैं, कनाडा वगैरह, और उन देशों में ये लोग जाते हैं एज एन एक्सपर्ट. इंटरनेशनल रिलेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी है. सो वो ऐसा सब्जेक्ट जिसको हम बिल्कुल कुछ नहीं समझते, वो लोग हमसे ज्यादा बड़े बड़े जगह पे पहुंचे हुए हैं. तो इसलिए कभी ये मत सोचो कि जज ही एक बहुत अच्छा ऑप्शन है. नहीं, आप पैशन भी अपना देख लो. अदरवाइज क्या होगा कि
एक समय बाद में ना आपको उस जॉब में मजा नहीं आएगा। सो यू गाइस हैव एनफ टाइम, बिकॉज अभी तो आपके पास थर्ड ईयर भी है, और आप अपना पैशन के हिसाब से ही, पैशन, आपकी फैमिली जो सिचुएशंस हैं, बिकॉज कई प्रोफेशन है जिसमें थोड़ा सस्टेन करना पड़ता है, अब उसमें अगर आप सस्टेन नहीं कर पाए तो भी दिक्कत है। सो सारे फैक्टर्स आप देख के और फिर अपना ऑप्शन चुनना, ठीक है? अमरेंद्र? सर हाँ। सो इस तरह से काफ़ी आंसर हो सकते हैं, लेकिन कोई भी आंसर ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपकी मजबूरी दिखाए, जो आपकी सीरियसनेस ना दिखाए, जो आपको कैजुअल दिखाए, जो आपको अनरीजनेबल पर्सन दिखाए। इस तरह के आंसर नहीं देना होता है, ठीक है जी? वर्षा ने लिखा है, रिस्पेक्टेड सर, दिस इज माय फर्स्ट क्लास, इफ यू डोंट माइंड, बट हु आर यू? इफ यू डोंट माइंड बट हु आर यू? ओके। अभी मैं वर्षा का क्वेश्चन पूछा नहीं, समझा नहीं, हु आर यू का मतलब। कीर्ति ने लिखा है, इज रिस्पेक्टेड सर होगा। Varsha, I am Dr. Meghraj, and I am elected member of the Academic Council of Delhi University also. I joined law faculty in 2018. Before that, I was assistant district attorney in government of Haryana, and all my education is from this law faculty only. And I teach competition law, company law, environmental law, information technology law, and this time even I'm teaching IPR also. Okay, Vasa got her answer. Okay, so now come to the syllabus. As I said, syllabus is small. So small here does not means only 2 or 4 units. Small means relatively small. Like in other subjects, you will find 10 units, 8 units, 9 units. There are only 7 units. एंड प्रॉपरली दीज आर नॉट 7 यूनिट्स, वो भी हमने एक यूनिट को तोड़ के सेकंड यूनिट केवल डेफिनेशंस की ही डाल दी है। अदरवाइज बाय एंड लार्ज आप 5 यूनिट्स का मान के चलिए, ठीक है? नाउ दिस syllabus has been divided into these 7 units, and you all know, because you are on the 4th semester, the pattern of examination. Thank you. Okay, welcome also. The pattern of examination, that there will be 8 questions in the university system, and out of 8 questions you have to attempt any 5 questions. Since in the competition law there are no parts like part A or B, ऐसा कोई पार्ट वाला सिस्टम नहीं है, पार्ट 1 और पार्ट 2 या पार्ट ए भी होता है, लाइक आईपीआर में शायद पार्ट्स होते हैं और कई सब्जेक्ट्स में पार्ट होते हैं, बट यहाँ कोई पार्ट नहीं है। सो 8 में कहीं से भी 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर दो, ठीक है? और जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तो लॉ फैकल्टी का इंग्लिश है, वी टीच इन इंग्लिश ओनली, बट यहाँ पे मेरे से रिक्वेस्ट की गई है कि सर आपको बाइलिंगुअल में ही बोलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम लोग समझेंगे अच्छे से और ठीक रहेगी क्लासेस। दैट्स व्हाई आई यूजिंग बोथ द लैंग्वेज। Out of these 8 questions, you have to attempt 5 questions. Now from the 7 unit, there are 8 questions. That means एक यूनिट से 2 क्वेश्चन है, तभी तो 7 के 8 बनेंगे। Okay, so this third unit, anti-competitive agreement, from this unit there will be 2 questions. 2 questions means 40 marks. So if someone prepare unit 1, unit 2 or unit 3, he can attempt 4 questions. Even if less than half of the syllabus, if someone read and prepare, that person can also score more than 55 marks.
So this is the beauty of the subject. Now, syllabus I'm sharing with you. A tab. Just give me ये देखो. Is it visible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. This is your competition law syllabus. I just downloaded from the law faculty website the latest version prepared by us in 2000 for 2023 semester. Here, come to the first topic, the introduction and development of competition law. Okay, introduction and development of competition law. This unit is introductory in the nature, and this unit has two parts. The first portion of this unit is introduction and development of the competition law. That means, what is competition law? And simple answer is that the competition law is branch of economic law enacted with the purpose to maintain competition in the market. In the market, there are various companies, various enterprises working at the different level of the production chain. Some companies are manufacturing. Then some companies are distributing. Then there are some companies that just providing the storage services. There are some companies some enterprises that are controlling acquisition. And mind it, an enterprise can provide only two things. कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस दो ही चीज तो देता है, या तो वो गुड्स बेचेगा या सर्विसेज देगा, तीसरी चीज तो कुछ नहीं होती है. सो ईदर गुड्स और सर्विसेज. So what is the purpose of maintaining competition between different enterprises in a market? क्या पर्पज है, क्यों होना चाहिए कंपटीशन? और आंसर सिंपल है, when there will be a competition, the quality of goods or services will increase. बिकॉज हर कंपनी अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहती है, कस्टमर बढ़ाना चाहती है. कब कस्टमर कब खरीदेंगे सामान? जब आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी. And so companies invest in research and development, different design. हर बार नए प्रोडक्ट, नए डिजाइन, नए फ्लेवर के साथ आते हैं. And the second is reducing the price. That means if there will competition in the market, consumer will get goods or services of quality at the per rate. And that means this legislation, competition law, in somehow fulfilling the dreams of consumers also, relating to the consumers also. जब आप कंपटीशन एक्ट का प्रियम्बल पढ़ोगे, जो ऊपर जो टाइटल होता है उसके नीचे इटैलिक में 2-3 लाइनें होती हैं. सो प्रियम्बल का पर्पज ये होता है कि उसके अंदर लेजिस्लेशन ने क्यों पास हुआ, लेजिस्लेचर ने ये लेजिस्लेशन क्यों पास किया, उसका पर्पज होता है. लाइक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम कहते हैं, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो जब कंपटीशन लॉ का हम पढ़ते हैं प्रियम्बल, तो उसमें to establish the Competition Commission of India to prohibit the practices that are anti-competitive,
to protect the interest of the consumer or international trade. In this way, there are 5 objects. डिटेल में हम पढ़ेंगे, आई एम नॉट गोइंग इन दैट डिटेल. सो ये इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे कि कंपटीशन लॉ का क्या मतलब है, क्या पर्पज है, एंड द डेवलपमेंट ऑफ कंपटीशन लॉ. अब सब ने एक स्टैच्यूट खरीदा होगा, एक बेयर एक्ट खरीदा होगा, इस तरह का पीला पीला रंग का, कंपटीशन एक्ट 2002. यस सर. अब थोड़ा सा इसमें ध्यान देखो. कंपटीशन एक्ट 2002, इट इज रिसेंट लॉ, ओनली 20 years old. आप लोगों के जन्म के बाद का ही कानून है. एंड इन द लॉ, in LLB you read such piece of legislation that is very old, even around 100 years before our India got independence. Am I right or not? Indian Penal Code 1860. So law तो बहुत पहले से बनते आ रहे हैं. So what is the reason that we have this new piece of legislation? अब रीजन 2 हो सकते. First may be that this is only the new piece of legislation. There must be some other piece of legislation, पुराने वाला कंपटीशन एक्ट, ऐसा हो सकता है. और second thing may be that this type of the activity was not prevalent earlier, तो उसकी जरूरत ही नहीं थी. Like we have Information Technology Act 2000. If someone asks to you that why Information Technology Act was enacted in 2000, not in 1947, because जब information technology थी ही नहीं, तो उससे किसी के rights का क्या violation हो सकता है? उस समय जब टेक्नोलॉजी थी ही नहीं तो जरूरत ही नहीं थी, और जब जरूरत ही नहीं थी तो कानून की क्या जरूरत थी? ठीक है. Like in our constitution that is very broad, and you will find various provisions related to different things. But in the original constitution, original means that was enacted in 1950. After that there were amendment. Our constitution is an organic document. So 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कोई इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई प्रोविजन नहीं था, बिकॉज उस समय इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम ही नहीं थी उस लेवल की. सो जैसे जैसे सोसाइटी के साथ कोई नई प्रॉब्लम होती है वैसे ही उसको रेगुलेट करने के लिए नए पीस ऑफ लेजिस्लेशन की जरूरत होती है. बट कंपटीशन लॉ क्या ऐसी नई चीज है? अमेरिका के अंदर, इन द यूएसए, the first piece of legislation related to competition was enacted in the 1890 Sherman Act, SHERMAN, the Sherman Act, the Sherman Antitrust Act 1890, because America was free economy from very inception. America got independence from the same country, that is Britain, very early, 1773. And so they were pioneer in the constitutional lawmaking also, because first written constitution was of American Constitution. छोटा ही है, 8-10 आर्टिकल थे. And we were very late about that. Similarly, when we were under the British control, we were just a colony, though we have some legal system, but at that time our economy was badly ruptured by the British Empire.
and we were not like the open economy. So before 1947 तो हमको जरूरत पड़ी ही नहीं. After that there are some policy was made, then some enactment was done. I will not tell now because ये सारी चीजें हमें discuss करनी है. And then in 1969 MRTP Act was enacted. MRTP. So the MRTP Act is the predecessor of the competition law. कंपटीशन लॉ 2002 से पहले एमआरटीपी एक्ट था इसी सब्जेक्ट के ऊपर. जैसे हमारे पास क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 है, बट ऐसा नहीं है कि इससे पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड नहीं था. 1870 समथिंग की क्रिमिनल फोकस नहीं था. The then government thought that there should not be monopoly, there should not be restrictive practices, and so 1969 में एक कानून पास किया जिसका नाम था मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, MRTP. ठीक है. सो कैसे कैसे लॉ जो है वो डेवलप हुआ 1947 से टिल 2002, and after passing competition act there was a writ petition that the competition commission that is created, that is an executive body, it violates the constitutional norm. Then there was another amendment in the competition act, and finally competition act का section 3 जो है 2009 में फोर्स में आया. किसी भी लॉ को इनेक्ट कर देने से वो लॉ फोर्स में नहीं आता है. In every statute you will find the first page where name of the short name of the statute is written, like here you will see competition act. यहाँ अगर दिख जाओ तो ये देखो, और उसके बाद में नीचे कुछ नंबर होता है. here 12 of 2003. That means this was the 12th 2003. Then on the right corner you will find a date. This date is the date where the president assent was obtained. And then this piece of legislation has to be notified in the gazette. In the gazette it is notified. If it is not notified in the gazette, it will not come into effect. There is a amendment in the labor law after Bangalore water supply case, but that amendment never came into the force because it was never notified. So जो section 3 of competition act है, that came into the operation in 2009 because जैसे ही एक्ट पास हुआ 2003 में, तुरंत उसके बाद में एक रिट पिटीशन फाइल हो गई. ब्रह्मदत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. पहले यूनिट में ये केस है ब्रह्मदत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सो ये पूरा डेवलपमेंट, उसके बाद में गवर्नमेंट ने एफिडेविट फाइल किया कि वी विल चेंज द पोजीशन ऑफ सीसीआई, और एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस हो गया 8A. तो सीसीआई केवल रेगुलेटर बन गया और एपलेट ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश हो गया चैप्टर 8A. तो यूनिट के फर्स्ट पोर्शन में हम इंट्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंपटीशन लॉ पढ़ेंगे और केस पढ़ेंगे. जो आपको पहला केस दिख रहा है ब्रह्मदत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एंड दूसरा केस पढ़ेंगे सीसीआई वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. ठीक है. उसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट आर द सैलिएंट फीचर, स्ट्राइकिंग फीचर, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कंपटीशन लॉ, because there must be some reason to repeal the old law and to enact the new law. जैसे कि कंपनी लॉ हम पढ़ते हैं, now we read company law 2013, but when I was in the LLB there was company act 1956.
सो कंपनीज एक्ट 1956 को क्यों रिपील किया? व्हाट वर द रीजंस फॉर रिपीलिंग द कंपनीज एक्ट? अदरवाइज ए लेजिस्लेशन कैन बी यूज्ड बाय जस्ट अमेंडिंग। घर में कपड़ा होता है, फट जाता है तो सिलाई विलाई करके काम चला लेते हैं, लेकिन अगर वो बुरी तरह से फट जाए या किसी तरह से काम के लायक नहीं हो तभी तो हम चेंज करते हैं। सो सिमिलरली लॉ का भी है। अगर लॉ पीस ऑफ लेजिस्लेशन में कुछ इधर उधर अमेंडमेंट, रिपील, ऐड करने से अगर काम चल जाता है तो ठीक है, बट इफ दैट लॉ इज नॉट एबल टू फुलफिल द पर्पस, द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, देन legislature change that law. So MRTP एक्ट को क्यों रिपील किया एंड कंपटीशन एक्ट को क्यों पास किया? सो इससे एक टॉपिक बनता है कि डिफरेंस बिटवीन MRTP एक्ट एंड कंपटीशन एक्ट। ठीक है, इसी के साथ में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 39B और 39C है। Part 3 of the Constitution have the rights that are enforceable, justiciable, जिसको हम fundamental rights कहते हैं। Justiciable means you can go to the court for enforcing them. But in the Part 4, there are non-justiciable rights known as the directive principle of state policy. Article 37 कहता है कि they are non-justiciable, you cannot go to the court. But the purpose is that these are fundamental in the governance of the government. Whenever the government think it is the right time, they can enforce them. And in Article 39B, Article 39C, and in the Constitution preamble itself saying that 3 types of the justice, social, economic and political. Constitution की preamble economic justice के बारे में भी बात करती है. And so with these 3 aspirations, or you can say that the MRTP Act and Competition Act का जो constitutional basis है, that is preamble, Article 39B and Article 39C. ये आपके पहले यूनिट का आधा पार्ट है. ठीक है, यहां से क्वेश्चन आ जाता है. मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन इज आस्क्ड. इफ क्वेश्चन इज नॉट आस्क्ड फ्रॉम दिस पोर्शन तो इसी के सेकंड पोर्शन से आ सकता है. सेकंड पोर्शन में है सी सपोज देयर इज ए मोटर व्हीकल एक्ट. मोटर व्हीकल एक्ट बना दिया ताकि रोड पे आपको कैसे चलना है वो रेगुलेट हो सके, और उसमें प्रोविजंस है that when you are riding on the two wheeler, wear the helmet. When you are riding wheeler, you have to wear the belt, seat belt, etc. लेकिन लॉ थोड़ी हो जाएगा. लगती है कि आपने काटते हैं और अब जाके कोर्ट में अपना केस लड़ो. जो पुलिस ऑफिसर है दैट इज ओनली एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी. वो आपको चालान, वो ऐसा नहीं कि वो फाइन कर रहा है, फाइन तो कोर्ट करेगा. वो तो केवल आपका, आपने जो ऑफेंस किया, जैसे सीआरपीसी में देखते हैं ना 173 में, उस ऑफेंस को देख के इन्वेस्टिगेट करके आपको चार्जशीट कर दिया दैट हियर बाय आई चार्ज, ऐसे जो होता है ना, और फिर वो कोर्ट में गया, कोर्ट में फिर आप डिफेंड करते हो. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने कंपटीशन लॉ बना दिया, इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? और उसके लिए कंपटीशन एक्ट में एक कमीशन बनाया गया है जिसको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं. कंपटीशन का पर्पज, कंपटीशन एक्ट का पर्पज है कि मार्केट के अंदर जो इंटरप्राइजेज हैं, जो अलग अलग कंपनियां हैं जो अलग अलग लेवल पे काम कर रही हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग, कोई सप्लाई, कोई स्टोरेज, उनके बीच में प्रतिस्पर्धा रहे, वो कम्पीट करते रहे
ताकि वो बेस्ट देने की कोशिश करें, गुड्स और सर्विसेज की क्वालिटी इंक्रीज हो और प्राइस कम हो। और इसलिए जो है, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, उसको हिंदी में कहते हैं प्रतिस्पर्धा आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। यह आयोग जो है, इसका काम है सेक्शन 18 में जब आप देखोगे, ड्यूटीज एंड पावर, प्रतिस्पर्धा आयोग का काम है कि भारत के मार्केट के अंदर प्रतिस्पर्धा, दैट मीन कंपटीशन बरकरार रहे, बना रहे। कंपनियां सांठगांठ करके इस तरह से ना करें कि वो पर्पज ही डिफीट हो जाए। ठीक है, तो सेकंड पोर्शन जो है वो फर्स्ट यूनिट का वो है कंपटीशन कमीशन। जो आपको ये वाला पोर्शन मैं आपको थोड़ा यहाँ से कर देता हूँ, ये वाला देखो, दिख रहा है, मैंने थोड़ा सा इसको वो कर दिया हाईलाइट। Yes, sir. ये सेकंड वाली लाइन से, इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। बेयर एक्ट है आपके पास, तो बेयर एक्ट आप सेक्शन 8 देखिए, सेक्शन 7 सॉरी, चैप्टर 3 सेक्शन 7 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमीशन, सेक्शन 8 कंपोजिशन ऑफ कमीशन, सेक्शन 9 सिलेक्शन कमेटी ऑफ चेयरपर्सन। सो इस पोर्शन में हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 हम पढ़ेंगे कंपटीशन कमीशन, उसकी कंपोजिशन, उसके मेंबर्स की क्वालिफिकेशन, कैसे वो इलेक्ट होते हैं, क्या उनकी ड्यूटीज हैं सेक्शन 18 में, क्या पावर है। और फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि इंक्वायरी करके इन्फोर्स करता है, उसकी एक इन्वेस्टिगेटिंग विंग भी है जिसको डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, डीजीआई। और डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया जो है, उसकी क्या कंपोजिशन है और उसकी क्या ड्यूटीज है, वो भी हम इसमें करेंगे। सेक्शन 16 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल एंड सेक्शन 41 चैप्टर 5 में डायरेक्टर जनरल टू इन्वेस्टिगेट, वहां पे उसकी फंक्शन है, उसकी पावर है। ठीक है, सो सेकंड पोर्शन है यूनिट में, उसमें सीसीआई, इसकी कंपोजिशन, इसके मेंबर्स की जो है क्वालिफिकेशन एटसेट्रा, investigating wing that is DGI, their appointment and their power qualification. These things we will discuss. और इसी के साथ इस यूनिट में 3 केसेस हैं। पहला केस ब्रह्मदत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि हम डिस्कस करते हैं ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कंपटीशन लॉ। सीसीआई वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिस केस इज ऑन दैट द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जब इंक्वायरी करता है, कंपटीशन एक्ट के सेक्शन 26 में इंक्वायरी का पूरा प्रोसीजर है। और प्रोसीजर कैसे स्टार्ट होता है कंपटीशन कमीशन के पास, कि कंपटीशन कमीशन सेक्शन 19(1)(a), सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 क्लोज ए के अंदर कॉग्निजेंस लेता है। और कॉग्निजेंस के 3 के हैं, या तो सीसीआई सुमोटो कॉग्निजेंस ले ले, या सीसीआई के पास कोई इंफॉर्मेशन दे, कोई भी, कंप्लेंट वर्ड नहीं यूज है, इंफॉर्मेशन है, पहले कंप्लेंट होता था, बिकॉज कंप्लेंट में तो कंप्लेंट के बाहर नहीं जा सकता आदमी। और इंफॉर्मेशन कोई भी सरसरी इंफॉर्मेशन भी दे दे कि ऐसे ऐसे ये 2 इंटरप्राइजेज एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट में है, तो वो एक्शन ले सकता है, इंक्वायरी स्टार्ट कर सकता है। एंड द थर्ड वन इज द रेफरेंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी। सो ये 3 तरह से सीसीआई कॉग्निजेंस लेता है, और उसके बाद में इंक्वायरी सेक्शन 26 के हिसाब से हो जाता है। तो पहले सेक्शन 19(1)(a), 19(1)(a), दूसरा इंक्वायरी के लिए सेक्शन 26। इंक्वायरी कंप्लीट हो गई तो क्या क्या ऑर्डर पास कर सकता है सेक्शन 27 और 28। सेक्शन 3
दैट मीन एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट और अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, इनकी इंक्वायरी तो ऐसे होती है। और अगर कॉम्बिनेशन की इंक्वायरी है तो उसके लिए सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 या सेक्शन 20, और उसके बाद में कॉग्निजेंस लेने के बाद में इंक्वायरी होगी 29-30 ऑर्डर कैन बी पास्ड। सो ये इंक्वायरी का प्रोसीजर है। पूरे कंपटीशन लॉ में 3 ही ऐसी एक्टिविटी बताई गई है जिनसे प्रतिस्पर्धा प्रभावित होती है, कंपटीशन डिस्टर्ब होता है, कंपटीशन पे एडवर्स इफेक्ट होता है। एक तो अगर इंटरप्राइजेज एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट में हो जाए, जैसे कि कोको कोला और पेप्सी कोला दोनों कंपटीशन करते हैं, सपोज दोनों एग्रीमेंट कर लें कि नहीं भाई दोनों क्या कंपटीशन करना, आप नॉर्थ इंडिया में बेच लो, हम साउथ इंडिया में बेच लेते हैं। सो कंपटीशन इस एग्रीमेंट के द्वारा उन्होंने खत्म कर दिया। तो इस तरह की एक्टिविटी। दूसरा होता है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। कोई इंटरप्राइज इतने डोमिनेंस में चला जाए दैट इट्स नॉट अफेक्टेड बाय मार्केट फोर्सेस। हर कंपनी के ऊपर एक मार्केट फोर्स का दबाव होता है कि अगर वो प्रोवाइड नहीं करेंगे सर्विसेज अच्छी या गुड्स, सो दे विल लूज द मार्केट। व्हाई पीपल विल परचेज देयर प्रोडक्ट इफ दे आर नॉट एबल टू गिव द गुड प्रोडक्ट एट गुड प्राइस? चाइना के फोन ज्यादा बिकते हैं बिकॉज हम लोगों को जितना स्पेस चाहिए, जितना और हमारी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करते हैं। बट एप्पल, वो तो वही सेम प्रोडक्ट है, थोड़ा सा उसमें वो करते हैं लेकिन वो प्राइस नहीं कम करते। तो ऐसा जो डोमिनेंट्स में हो जाए, जिसको फर्क नहीं पड़ रहा है कि प्राइस कम हो रहे हैं, क्वालिटी कम ज्यादा हो रही है, तो हमारे कस्टमर घट जाएंगे, ऐसी इंटरप्राइज को डोमिनेंट इंटरप्राइज कहते हैं। और अगर ऐसी डोमिनेंट इंटरप्राइज अपनी पोजीशन का दुरुपयोग करने लगे, अब्यूज करने लगे। अब ये अब्यूज क्या है? 5 तरह के कंडक्ट हैं। सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 में 5 तरह के कंडक्ट हैं जिनको अब्यूज कहा गया है। तो अगर ऐसा हो तो उसको अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन कहते हैं। और तीसरी प्रैक्टिस होती है कि सपोज मार्केट में 2 इंटरप्राइज हैं, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट का ही हम एग्जांपल लें, पेप्सी कोला, कोको कोला। अगर पेप्सी कोला कोको कोला को अक्वायर कर ले, अब ये एक्विजिशन मर्जर कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो होता रहता है मार्केट में। लेकिन कई बार इस एक्विजिशन एंड मर्जर से इफेक्ट क्या होता है कि मार्केट में कॉम्पिटिटर ही नहीं बचता, एंड कॉम्पिटिशन इज बैडली अफेक्टेड। सो इसलिए CCI will make the inquiry and find if competition is badly hampered, then will not allow such type of merger or acquisition. So ये 3 तरह की पोजीशन होती है। So CCI जो इंक्वायरी करती है तो उसमें क्या CCI एज ए डिपार्टमेंटल फंक्शन कर रही है या CCI एज एन एडजुडिकेटरी फंक्शन कर रही है, इसके ऊपर सेकंड केस आता है CCI वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एंड द थर्ड केस इज महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वर्सेस CCI। ये तीसरा केस रिलेटेड है कि सेक्शन 27B के अंदर जो हमारी पेनल्टी होती है, उस पेनल्टी के लिए सेपरेट हियरिंग क्यों नहीं होती, या उसके लिए सेपरेट हियरिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और जो इसकी इंक्वायरी से रिलेटेड अदर एस्पेक्ट हैं उन पे। अब इन दोनों पोर्शन में या तो आपका पहले पोर्शन से क्वेश्चन आएगा पहली यूनिट में डेवलपमेंट ऑफ कंपटीशन लॉ से, या आपका सेकंड पोर्शन से क्वेश्चन आएगा दैट राइट द कंपोजिशन ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पावर एंड इन लाइट ऑफ CCI discuss the nature of the order passed by the Competition Commission of India under section 26(1). ठीक है, सो ये आपका सेकंड यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है। टाइम काफ़ी हो गया, स्टूडेंट्स भी छोड़ने लगे हैं, तो स्टॉप करूं या और आगे बताऊं? हाँ जी।
guys, please respond. Should I stop or Yes, start? Sir, continue. हाँ जी, कंटिन्यू सर टिल 7 Continue, PM। ठीक है। नाउ इसके बाद इसके बाद में आपकी सेकंड यूनिट आती है। सेकंड यूनिट का भी वेटेज एक क्वेश्चन का है, दैट मीन ऑफ 20 मार्क्स। फर्स्ट यूनिट का भी वेटेज 20 मार्क्स का है एंड द वेटेज ऑफ सेकंड यूनिट इज आल्सो 20 मार्क्स। सेकंड यूनिट में बेसिकली हमने कुछ डेफिनेशंस रखी हैं, बिकॉज तीन ही ऑपरेटिंग सेक्शन है, मैं बार बार बता रहा हूँ, सेक्शन 3, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5-6 कंबाइन मिला के। लेकिन अब इन एक ही सेक्शन के ऊपर 2 यूनिट रख दें तो थोड़ा सा अलग ऑड सा लगता है, तो हमने कुछ ऐसे वर्ड हैं जो सेक्शन 3 में भी यूज होते हैं, सेक्शन 4 में भी यूज होते हैं, सेक्शन 5 में भी यूज होते हैं। एंड बिकॉज जो वर्ड यूज होते हैं दैट विल डिटरमाइन द स्कोप ऑफ द प्रोविजन। If a word used in a provision has not been defined, so one lawyer want to stretch it and the opposite lawyer want to give it a narrow interpretation. And so the proper rule यही होता है कि अगर कोई वर्ड यूज है किसी प्रोविजन में तो उसको डिफाइन कर दो। आईपीसी में आपने देखा होगा कि एक पूरा चैप्टर डेफिनेशन का है और सेक्शन 7 कहता है कि अगर एक बार कोई वर्ड डिफाइन है तो जहां भी वो वर्ड आईपीसी में यूज होगा उसका सेम मीनिंग होगा। सो जब हम रेप में गुड्स, सर्विस, इनको इस तरह से डिफाइन किया गया है कि इनका मीनिंग ब्रॉड हो, ताकि जो प्रोविजन है, जो हमारा स्टैट्यूट है, that enacted for that particular purpose, it will fulfill that purpose. And so with that purpose, some words are defined. So in this unit we will discuss 10 words, 5 plus 5, 10 words. The first will be agreement, section 2B, आपके कंपटीशन एक्ट में 2B में डिफाइन है। Now this agreement is different from what is agreement under Contract Act 1872, बिकॉज यहाँ कंपनीज एग्रीमेंट जरूरी नहीं रिटर्न में करें, बिकॉज वो गलत कर रही है, उन्हें पता है जिससे पेनल्टी हो सकती है। तो हो सकता है कि 2 बिजनेस टाइकून किसी पार्टी में ड्रिंक करते करते उनकी बातों में हो गया कि नाउ वी विल डू इन दिस वे सो दैट बोथ ऑफ वी विल मेक द प्रॉफिट। या जब बिडिंग वगैरह होती है तो उसमें कोल्यूजन हो जाता है कि सारे एक ही प्राइस भरेंगे। एंड सो द एग्रीमेंट हियर दैट लॉ वांट टू प्रोहिबिट will not be in that formal manner. And so the legislature here defined the agreement in the widest amplitude, very liberal meaning में define किया है। Second thing will be cartel, 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 section 2C। जब different enterprises related to same production of goods or services like sugar mills association, jute mills association, एक ही तरह की इंटरप्राइजेज अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जब एसोसिएशन बना देती है और वो एसोसिएशन एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट की तरह काम करे, so that association will be termed as cartel. And this type of cartel is very dangerous for the competition because it work as a group wrongdoer. Like IPC में, if a person in individual capacity commits some wrong, there is less punishment. But as a group, robbery amount to the dacoity
केवल लोग ज्यादा होने से एक अलग ऑफेंस क्रिएट हो जाता है। सेम एक्टिविटी करी गई, अगर 4 लोग वही काम करते हैं तो केवल रॉबरी है, लेकिन अगर 5वां मिलके वो कर रहा है तो डकैती है। द पर्पज इज दैट लॉ वांट टू स्टॉप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऑर्गेनाइज रॉन्ग डूअर। सो हियर कार्टेल के लिए पनिशमेंट भी ज्यादा है, और सेक्शन 27B के प्रोविजन में कार्टेल से रिलेटेड पनिशमेंट है। थर्ड वर्ड इज कंज्यूमर। अब यहाँ पे कोई पूछ सकता है सर कंज्यूमर का तो यहाँ क्या मतलब है? सी, कंज्यूमर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज preamble of the Competition Act also talk about consumer, and recently I have written an article protecting interest of the consumer under the competition regime. आप ही के केस मटेरियल में एक चैप्टर 4 में एक केस है, बेलेर अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन वर्सेस डीएलएफ एंड हुड्डा। सो डीएलएफ जो रियल स्टेट बिजनेस कंपनी है, उसका जो प्रोजेक्ट होते हैं वो बड़ा लेट डिलीवरी करते हैं, उसमें बहुत सारे और भी फेरबदल करते हैं। उससे रिलेटेड जो अपार्टमेंट्स के ओनर थे उन्होंने केस करते हैं एज ए कंज्यूमर, एंड दे गॉट रिलीफ आल्सो। सो कंज्यूमर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कॉग्निजेंस में भी कंज्यूमर सेक्शन 19(1)(a) में कॉग्निजेंस कंज्यूमर भी फाइल कर सकता है इंफॉर्मेशन। देन इंटरप्राइज, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरप्राइज। एंड इस वर्ड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक केस है सीसीआई वर्सेस कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ आर्टिस्ट एंड टेक्नीशियन ऑफ वेस्ट बंगाल फिल्म एंड टेलीविजन। सुप्रीम कोर्ट का अथॉरिटेटिव जजमेंट है ऑन द इंटरप्राइज, बिकॉज सेक्शन 3 में भी इंटरप्राइज वर्ड यूज है, सेक्शन 4 में इंटरप्राइज वर्ड यूज है, सेक्शन 5 में भी इंटरप्राइज है। जो ये एक्टिविटी हो रही है वो इंटरप्राइज के बीच में है, क्योंकि बिजनेस तो जरूरी नहीं कंपनी के थ्रू भी हो सकता है, बिजनेस किसी सोसाइटी के थ्रू भी हो सकता है, बिजनेस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू भी हो सकता है, बिजनेस इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी हो सकता है, बिजनेस अनइनकॉर्पोरेटेड फॉर्म में भी हो सकता है, बिजनेस किसी अथॉरिटी जैसे जैसे एमसीडी वगैरह है वो भी बिजनेस कर सकती हैं। इसलिए कंपनी वगैरह वर्ड यूज ना करके इंटरप्राइज वर्ड यूज है, और इंटरप्राइज को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2H में इस तरह से कि सारे पर्सन या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो बिजनेस से रिलेटेड है वो कवर हो जाए। फिफ्थ वर्ड है गुड्स, बिकॉज जो एक्टिविटी है आपके इंटरप्राइज की वो गुड्स या सर्विसेज से रिलेटेड है। सो गुड्स, सर्विसेज, देन रिलेवेंट मार्केट, बिकॉज जो इंक्वायरी करनी है वो रिलेवेंट मार्केट में। देन लास्ट वन इज द रिलेवेंट टर्नओवर। रिलेवेंट टर्नओवर, अब ये रिलेवेंट टर्नओवर वर्ड आप स्टैट्यूट में नहीं मिलेगा आपको। स्टैट्यूट में केवल टर्नओवर वर्ड डिफाइन है, दैट इज इन सेक्शन 2Y। And while CCI impose penalty on the wrongdoer, average turnover is the word used in section 27B. But Supreme Court in Excel Crop Care Limited, this case here you will find Excel Crop Care Limited versus CCI 2017. In this judgment, it was held that with respect to multi-product commodity, this turnover has to be read with average turnover. यानी जब पेनल्टी हमें इम्पोज करनी है तो कंपनी के सारे सेल के बारे में नहीं देखना है, सारे टर्नओवर के बारे में नहीं देखना है, केवल उस प्रोडक्ट के टर्नओवर के बारे में जिससे रिलेटेड उन्होंने गड़बड़ियां की है। हो सकता है कोई एक इंटरप्राइज पानी भी बेचता है, सॉफ्ट ड्रिंक भी बेचता है और एक और अलग प्रोडक्ट बेचता है, और उन्होंने एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट जो है वो केवल सॉफ्ट ड्रिंक से रिलेटेड है, तो उस पर कितनी पेनल्टी करनी है वो देखता है कि सॉफ्ट ड्रिंक से रिलेटेड इन्होंने कितना टर्नओवर हुआ
कितनी सेल की, उसका 10% तक इम्पोज कर सकते हैं। सो दिस वर्ड टर्नओवर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिलीव मी, in every year this is asked, what is turnover, what is relevant turnover, right in light of the Excel crop care versus CCI। सेकंड चैप्टर में केवल 2 ही केस हैं, दोनों केस सुप्रीम कोर्ट के हैं। फर्स्ट केस में 3 केस हैं, 2 सुप्रीम कोर्ट के हैं, 1 दिल्ली हाई कोर्ट का है। सो ऐसा भी नहीं कि एक एक यूनिट में 5-5 6-6 केस हैं, छोटे थोड़े केस हैं, 3-3 4-4 केसेस हैं, और शॉर्ट इन्हीं में से क्वेश्चन आना है। अब सेकंड यूनिट में 2 केस हैं, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आई तो या तो पहले से आएगी या दूसरे से आएगी, अक्कड़ बक्कड़ करके देख लो आप, इसलिए बहुत सिंपल है। पहली यूनिट में भी 3 केस है, किसी एक से आना ही आना है, ठीक है। सो इसके साथ यहाँ मैं खत्म करता हूँ सेकंड यूनिट का, और नेक्स्ट क्लास हम लोग डेलिब्रेट कर लेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास फिर कर लेंगे, बाकी का सिलेबस भी कर लेंगे। एक बार सिलेबस समझ में आ गया, प्रोविजन समझ में आ गया, तो आधा काम तो आपका वहीं पे हो जाता है, ठीक है। अब आप बताइए, किसी को कुछ समझने में दिक्कत हो या और कुछ कहना चाहता हो तो। यस सर। सर ये जो केस है एक्सेल क्रॉप केयर लिमिटेड वाला, सर इसमें आप फिर से बता देंगे कि क्या हेल्ड करा था टर्नओवर के बारे में? ये एक्चुअली पेनल्टी जो सेक्शन 27 है उसके अकॉर्डिंग इंक्वायरी के बाद में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो 5 तरह के ऑर्डर पास कर सकता है, ठीक है। या तो सीज एंड डिसीस्ट ऑर्डर, कि इंटरप्राइज को कहो कि भाई जो आप ये गलत काम कर रहे हो इस तरह का, इस काम को रोको और फ्यूचर में भी आपको नहीं करना है। जैसे कि क्रिमिनल लॉ में भी होता है कि एडमोनिशमेंट हो जाती है सीआरपीसी में, कि जज धमका डांट के ही, कई बार कुछ छोटा केस में डांट के भी वो कर देता है, एडमोनिश बोलते हैं उसे, 357 समथिंग है। दूसरा ऑर्डर होता है कि ऐसा सिचुएशन हो कि भाई नहीं, इंटरप्राइजेज का कंडक्ट जो है वो क्षमा करने योग्य नहीं है, इन पे पेनल्टी लगानी चाहिए। तो उस समय पेनल्टी, कितनी पेनल्टी लगाओगे, तो उसके लिए सेक्शन 27B में यह है कि पेनल्टी जितना वो इंटरप्राइज का टर्नओवर है, टर्नओवर का मतलब है कोई भी जो कंपनी है, कोई भी जो इंटरप्राइज है, वो कितना सेल करती है एक साल में, प्रॉफिट नहीं, टोटल सेल जो सेल करती है, प्रॉफिट उसमें कितना होता है उससे नहीं, जो सेल करती है उस सेल के 10% तक लगा सकती है, 2% 3% कितना भी। तो उसके रिकॉर्ड से उसका टोटल एक साल का सेल देख लो, और उसका जिस हिसाब से रेट से लगाना है आपको, 3% 4%, वो सारे फैक्टर देख के एक्सेल क्रॉप में वो भी है कि कैसे डिटरमाइन करोगे कि कितना परसेंटेज इम्पोज करना है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन दी हुई है, सो उसके अकॉर्डिंग करना है। लेकिन सेक्शन 27 कहता है कि द एवरेज टर्नओवर ऑफ लास्ट 3 प्रीसीडिंग ईयर। अब दिस एवरेज टर्नओवर मींस टोटल टर्नओवर ऑफ द कंपनी। लेकिन अगर कोई इंटरप्राइज है जो इसका सिंगल प्रोडक्ट कंपनी नहीं है, उसके कई सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे वो पानी भी बेचती है, सोडा भी बेचती है, सॉफ्ट ड्रिंक भी बेचती है, वाइन भी बेचती है, और उसने जो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट किया है, सेक्शन 3 का वॉयलेशन किया है, वो केवल सॉफ्ट ड्रिंक से रिलेटेड किया है। तो इस केस में क्या हम सॉफ्ट ड्रिंक से रिलेटेड उसकी जो सेल है उसको माने या टोटल को माने? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि अगर हम टोटल को मानते हैं तो गलत है, बिकॉज पनिशमेंट हमेशा प्रोपोर्शनल होना चाहिए, जितना रॉन्ग किया उसी के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। आप अगर आईपीसी भी देखते हो तो सबसे बड़ी पनिशमेंट किसकी है? डेथ की। उसकी मर्डर की डेथ पेनल्टी है, क्योंकि मर्डर में आपने भी मार दिया तो सबसे मैक्सिमम पेनल्टी है, फिर घटती जाती है। या रेप जिसको वेजिटेटिव स्टेट में है तो वहां भी डेथ है। तो पनिशमेंट हमेशा प्रोपोर्शनल होना चाहिए, जितना आपने रॉन्ग किया, जितना आपने उससे फायदा पहुंचाया उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। सो टेकिंग इनटू द
proportionality principle and purposive interpretation, Honorable Supreme Court in Excel Crop Care Limited versus CCI held कि जो सेक्शन 27B में टर्नओवर वर्ड है, इसको हमें पढ़ना है रिलीवेंट टर्नओवर. रिलीवेंट मीन्स रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट ओनली टू विच और विद रिस्पेक्ट टू विच देयर इज एलिगेशन. ठीक है, तो ये बात. ओके सर, गुड. हाँ, और थैंक यू किसी सर. को कोई पूछना है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? यस सर. यस सर. यस सर. ठीक है. मोनिका सरोहा, यस सर. सो ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ और नेक्स्ट जब हमारी क्लास होगी तो हम आगे का सिलेबस डिस्कस करेंगे एंड ग्रेजुअली सिलेबस हम खत्म करेंगे. ठीक है, चलो, गुड नाइट, बाय बाय. के कामामसी, थैंक यू Thank you so सो much, मच. sir. Thank you so much, sir. बाय बाय. Bye, sir. आशु इज